हमारा रोज़मर्रा का जो वास्ता पड़ता है वो लेट्स से कि यूटिलिटी स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर या परचून की दुकान इनसे वास्ता पड़ता है। हम एक परचून की दुकान लेते हैं, कॉर्नर शॉप। उसके कॉन्सेप्ट से देखें तो अगर वो आपको चीनी ₹100 किलो बेच रहा है, तो यकीनन वो 90 या ₹95 खरीद रहा होगा। लेट्स से ₹95 खरीद रहा है और ₹100 की बेच रहा है। तो ₹95 उसके लिए कीमत खरीद हो गई और ₹100 उसके लिए कीमत फ़रोख्त हो गई। 2 कीमतें हो गई उसके लिए। ₹5 दरमियान का उसका मुनाफ़ा हो गया। बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट को आप चार्ट में इंस्टॉल कर लें कि लेट्स से कि वो एक दुकानदार है। ये उसकी कीमत खरीद है ₹95 और ये उसकी कीमत फ़रोख्त है। ये कीमत फ़रोख्त है ₹100 और ये उसकी कीमत खरीद है ₹95। दरमियान के जो ₹5 है उसका मुनाफ़ा है। इसी को कॉन्सेप्ट को और फाइनेंस की ज़बान में रखें तो उसको स्प्रेड कहते हैं। बाय प्राइस और सेल प्राइस। उसके दरमियान का जो फ़र्क होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। और जो भी ब्रोकर, इदारा, बैंक ये आपको ऑफ़र कर रहा होता है प्राइसेज़, दरमियान का फ़र्क वो खुद रख रहा होता है। ये उसका समझ लो सर्विस चार्जेज़ समझ लें। तो ये जो यहाँ से बाय कर रहा है, ये है क्या? ये दरहकीकत एक पेंडिंग बाय ऑर्डर है, जो उसने लगाया और ये चेंज हो रहा है। ये एक पेंडिंग सेल ऑर्डर है, ठीक है? यानी ब्रोकर आपको ऑफ़र कर रहा है, खरीदना है तो मैं इस पे बेचने के लिए तैयार हूँ आपको। अगर आपने बेचना है, तो मैं इस पे खरीदने के लिए तैयार हूँ आपसे। तो ये दरअसल पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो इंटरबैंक मार्केट से आ रहे हैं। तो एज़ अ ट्रेडर अगर मैं बाय करना चाहूँगा तो डेफ़िनिटली मैं बाय करूँगा, तो ब्रोकर इस प्राइस पे मुझे सेल करेगा, लाल वाली प्राइस पे। सेल करते ही वो स्प्रेड काट लेगा और अब जो मेरी बाय ट्रेड बंद होगी ना, वो निचली प्राइस से बंद होगी। बाय ट्रेड खुलेगी ऊपर वाली प्राइस से, स्प्रेड फ़ौरन कटेगा और अब जब भी एसएल हिट हो, टीपी हिट हो, हम खुद मैनुअली बंद करें, वो बंद होगी इस प्राइस पे यानी यहाँ पे और दरमियान का फ़र्क ब्रोकर स्प्रेड के तौर पे अपने पास रखेगा। इसी तरह अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, तो ब्रोकर यहाँ से मुझे बाय करेगा ग्रे प्राइस पे, ग्रे लाइन पे, फ़ौरन स्प्रेड काट लेगा। अब जो मेरी सेल ट्रेड बंद होगी ना, एसएल हिट होता है, टीपी हिट होता है या मैनुअल बंद करता हूँ, वो लाल लाइन पे बंद होगी। इस तरह से ये बिड एंड आस्क प्राइस, इसको बिड प्राइस कहते हैं और लाल वाली को आस्क प्राइस कहते हैं। आस्क भी कहते हैं, ऑफर भी कहते हैं, तो 2 नाम है। तो होते क्या है, आस्क प्राइस ज़रा कि एक पेंडिंग सेल ऑर्डर होता है, जो इंटरबैंक मार्केट से कोट आ रहा होता है, इसको कोट कहते हैं, प्राइस कोट। और बिड प्राइस क्या होती है, ये भी इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट से एक कोट आ रहा होता है, बाय का कोट। ये कोट अमूमन बैंक्स की तरफ से होते हैं, ठीक है, जो सबसे बेहतरीन कोट है ब्रोकर वो हमें दिखा रहा होता है। बिड एंड आस्क प्राइसेस दर हकीकत की फंक्शन ये होता है। अब आते हैं लिक्विडिटी में। तो हमारे पास जो आस्क प्राइस आ रहे होता है, आस्क प्राइस आ रही होती है और ऐसे ऑफर, जैसे मैं बताया पेंडिंग सेल ऑर्डर होता है। इसी तरह हमारे पास जो बिड प्राइस आ रही होती है, ये क्या होता है? ये पेंडिंग बाय ऑर्डर होता है, ठीक है? आस्क प्राइस एक पेंडिंग सेल ऑर्डर होता है और बिड प्राइस एक पेंडिंग बाय ऑर्डर होता है। हमें जो फॉरेक्स मार्केट है, हमें इसमें ये दोनों प्राइसेस आ रही होती है, इन दोनों को हम लेवल 1 डेटा कहते हैं। हमें फॉरेक्स में लेवल 1 डेटा अवेलेबल होता है। अब ये तो डेटा हमें शो हो रहा होता है, लेकिन बैकग्राउंड में ये कोई अकेला पेंडिंग सेल ऑर्डर नहीं होता, इसके ऊपर भी पेंडिंग सेल ऑर्डर लगे हुए होते हैं, हर प्राइस लेवल पे। इसी तरह जो बिड प्राइस होती है, इसके नीचे ये अकेली
अकेला पेंडिंग बाय ऑर्डर नहीं होता, इसके नीचे भी पेंडिंग बाय ऑर्डर लगे हुए होते हैं। तो आस्क प्राइस जो कि दरहकीकत एक पेंडिंग सेल ऑर्डर है और इससे ऊपर लगे हुए सारे पेंडिंग सेल ऑर्डर। बिड प्राइस जो दरहकीकत एक पेंडिंग बाय ऑर्डर है, इसके नीचे लगे हुए सारे पेंडिंग बाय ऑर्डर। ये सब मिला के लिक्विडिटी कहलाता है। ये सब चीज़ लिक्विडिटी होती है। ये ऑर्डर किन्होंने लगाए हुए होते हैं? ज़्यादातर इंटरबैंक मार्केट के जो बैंक्स होते हैं, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर कहलाते हैं, उनको मार्केट मेकर भी कहा जाता है। ये ऑर्डर उनकी तरफ से लगे हुए होते हैं। ये ऑर्डर उनकी तरफ से लगे हुए होते हैं। और इसको लिक्विडिटी कहा जाता है। अच्छा, अब स्टॉक मार्केट में हमें इन 2 प्राइसेस के अलावा और ज़्यादा हमें डेटा नज़र आ रहा होता है, उसको लेवल 2 डेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पे आस्क प्राइस और इससे ऊपर लगे हुए 10 पेंडिंग सेल ऑर्डर। मतलब 10 प्राइस लेवल तक। इसी तरह बिड प्राइस जो कि दरअसल पेंडिंग बाय ऑर्डर है, इससे नीचे लगे हुए 10 प्राइस लेवल पर पेंडिंग बाय ऑर्डर। ये सब मिला के लेवल 2 डेटा कहलाता है। स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होता है। और अगर आस्क प्राइस और इससे ऊपर लगे हुए सारे पेंडिंग सेल ऑर्डर हमें हमें अगर नज़र आना शुरू हो जाएँ या नज़र आ रहे हों, बिड प्राइस उससे नीचे नीचे लगे हुए सारे पेंडिंग बाय ऑर्डर अगर हमें नज़र आ रहे हो, तो ये कहाँ पर होता है? ये फ्यूचर मार्केट में अवेलेबल होता है। यानी ये सारे आपको ऑर्डर्स नज़र आ रहे होते हैं, कौन कितने ऑर्डर्स रख के बैठा है, ऑर्डर लग रहे होते हैं, हट रहे होते हैं। इसको ये फ्यूचर मार्केट इसको लेवल 3 डेटा कहा जाता है। अब फॉरेक्स में हमें सिर्फ लेवल 1 डेटा अवेलेबल होता है, जो कि एक आस्क प्राइस और एक बिड प्राइस है। लेवल 1 डेटा। अब एक चीज़ ये कि आस्क प्राइस ही मतलब आस्क प्राइस हमें और भी पेंडिंग सेल ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, और भी पेंडिंग सेल ऑर्डर मौजूद हैं, बट सिर्फ आस्क प्राइस क्यों नज़र आ रही है? और भी पेंडिंग बाय ऑर्डर मौजूद हैं, तो सिर्फ बिड प्राइस क्यों नज़र आ रही है? इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए, अगर मैं कोई चीज़ बाय करना चाह रहा हूँ और मैं कहीं जाता हूँ, तो दुकानदार मुझे महँगी चीज़ों के साथ सस्ती भी दिखाएगा। मैं चाहूँगा अगर क्वालिटी सेम है तो मुझे सबसे सस्ती चीज़ मिले। तो ये जो पेंडिंग सेल ऑर्डर लगे हैं, जैसे मैं ट्रेडर हूँ, बाय करना चाहता हूँ, तो ब्रोकर मुझे ये क्यों दिखा रहा है? ये इसलिए दिखा रहा है कि इसके ऊपर ये लाइक ये महँगा है क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। इससे नीचे वाला पेंडिंग ऑर्डर और सस्ता है और सस्ता, सस्ता, सस्ता करते हुए सबसे सस्ता मार्केट में जो सबसे सस्ता पेंडिंग सेल ऑर्डर अवेलेबल होता है ना, ब्रोकर वो आपको आस्क प्राइस के तौर पे दिखा रहा होता है, वहीं आपकी बाय ट्रेड खुलती है। ऐसे ही होता है ना, मार्केट में जाते हैं, हम बाय करना चाहते हैं, हम कहते हैं सबसे सस्ता दिखाओ, अगर तो क्वालिटी घटिया नहीं है तो। क्वालिटी अगर सेम है तो हम बोलेंगे सबसे सस्ता दिखाओ। तो ब्रोकर हमें सबसे सस्ता पेंडिंग सेल ऑर्डर दिखा रहा होता है, जिसको वो आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस कहता है। इसी तरह अगर मैं सेल करना चाहूँ, मैं अपनी चीज़ बेचने जा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा ना मुझे महँगा बायर मिले। मैं चाहूँगा मुझे महँगा बायर मिले। लेट्स से कि मेरी गाड़ी है 30 लाख रुपए की, मैं चाहूँगा कोई 31 ही खरीद ले, 32 ही खरीद ले, तो हमेशा मैं महँगा एज़ अ सेलर मैं महँगा बायर ढूँढूँगा। तो ये पेंडिंग बाय ऑर्डर यहाँ पे जो बायर है ये सस्ता है, ये उससे महँगा, ये उससे महँगा, ये उससे महँगा होते, होते, होते थे। उस वक़्त मार्केट में मौजूद सबसे महँगा पेंडिंग बाय ऑर्डर ये होता है। इसलिए ब्रोकर मुझे दिखा रहा होता है, मेरी सेल ट्रेड खुलती भी यहाँ पे। इसको कहा जाता है नॉर्मल लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये लिक्विडिटी की पहली कंडीशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक दूसरी कंडीशन भी होती है जिसको कहा जाता है लिक्विडिटी वैक्यूम। वो भी बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन होती है। मिसाल के तौर पे
मिसाल के तौर पे कि न्यूज़ आने लगती है। न्यूज़ आती है तो अक्सर ट्रेडर क्या करते हैं, वो ऊपर एक पेंडिंग बाय ऑर्डर लगा देते हैं और नीचे एक पेंडिंग सेल ऑर्डर लगा देते हैं। इस उम्मीद पे कि अगर न्यूज़ पॉज़िटिव आ गई, तो मार्केट ऊपर जाएगी और हमारा बाय ऑर्डर लेते हुए जाएगी। ये काम सेकंडों में होगा, आधे सेकंड में, और हम प्रॉफ़िट में आ जाएँगे। अगर न्यूज़ नेगेटिव आई, तो हमारा पेंडिंग सेल ऑर्डर लेते हुए जाएगी और हम प्रॉफ़िट में आ जाएँगे। इसको ब्रैकेट ऑर्डर कहा जाता है। तो बहुत से लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं न्यूज़ को। तो ये नहीं पता होता कि ये मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे काम करने वाले कोई बेवकूफ़ थोड़ी हैं। जो सादा सी चीज़ आपके ज़हन में आती है कि हम आसानी से पैसे बना लेंगे, दूसरे इतने उल्लू तो नहीं है ना कि आपको इतनी आराम से पैसे बनाने देंगे। ये आपकी इतनी सादा सी टेक्निक उनकी समझ में नहीं आती। इन न्यूज़ पर न्यूज़ ट्रेडर्स को रोकने के लिए किया क्या जाता है, इंटरबैंक मार्केट के जो बैंक हैं, वो कोई आधे या चौथाई सेकंड पहले ये अपनी सारी लिक्विडिटी हटा लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब ट्रेडर है, जिसे मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है, उसने पेंडिंग बाय ऑर्डर यहाँ लगा दिया और एक पेंडिंग सेल ऑर्डर यहाँ लगा दिया। ठीक है? ये करेंगे क्या? ये सारे पेंडिंग सेल ऑर्डर हटा लेंगे और ये भी सारे पेंडिंग बाय ऑर्डर हटा लेंगे। यानी इस एरिया में एक खिला पैदा कर दिया जाएगा जिसको लिक्विडी वैक्यूम कहते हैं। यानी इस एरिया में लिक्विडी होगी नहीं, लिक्विडी का खिला बन जाएगा। अब सबसे आस्क प्राइस क्या होती है? सबसे सस्ता पेंडिंग सेल ऑर्डर। तो यहाँ तो कोई पेंडिंग सेल ऑर्डर है ही नहीं, तो सबसे सस्ता वाला ये है, इसलिए आस्क प्राइस हमें यहाँ नज़र आती है। और बिड प्राइस क्या होती है? सबसे महँगा पेंडिंग बाय ऑर्डर। ये तो पेंडिंग बाय ऑर्डर तो हट चुके होते हैं, सबसे महँगा वाला ये होता है। तो हमें बिड प्राइस यहाँ नज़र आ रही होती है। ट्रेडर तो ब्रैकेट ऑर्डर लगा के बैठ जाता है। न्यूज़ आती है और कोई सेकंड के चौथाई हिस्से में आस्क प्राइस वहाँ पे चल रही होती है, बिड यहाँ पे चल रही होती है। होता क्या है कि सिस्टम को ऑर्डर होता है कि पेंडिंग बाय ऑर्डर यहाँ खोलो। पेंडिंग बाय ऑर्डर तो तब यहाँ खुलेगा ना, जब दूसरी तरफ कोई पेंडिंग सेल ऑर्डर मौजूद होगा। सेल ऑर्डर मौजूद होगा तो पेंडिंग बाय ऑर्डर खुलेगा, वहाँ तो कोई है ही नहीं। सिस्टम अगले लेवल पे ढूँढता है, फिर अगले लेवल पे वो ढूँढता रहता है सिस्टम, हर लेवल पे। उसे पहला पेंडिंग सेल ऑर्डर मिलता ही यहाँ पे जाके है। तो जो बाय ट्रेड ट्रेडर ने यहाँ लगाई हुई होती है, बाय ट्रेड खुलती यहाँ पे जाके। इसको स्लिपेज कहते हैं कि जहाँ आपने ऑर्डर लगाया वहाँ नहीं खुले, उससे कहीं दूर जाके खुले, उसको स्लिपेज कहते हैं। स्लिपेज क्यों मिलती है? जब मार्केट में लो लिक्विडिटी कंडीशन होती है, लिक्विडिटी वैक्यूम होता है। तो याद रहे जहाँ आप ऑर्डर लगाएँगे वहाँ लाज़मी नहीं वहीं ऑर्डर खुले। इसी तरह अगर न्यूज़ नेगेटिव आ गई, तो पेंडिंग सेल ऑर्डर तो तभी फिल होगा जब यहाँ पे पेंडिंग बाय ऑर्डर मौजूद हो गए हैं, पेंडिंग बाय ऑर्डर हटाए जा चुके हैं। तो सिस्टम अगले लेवल पे पेंडिंग बाय ऑर्डर ढूँढेगा, फिर अगले लेवल पे और ढूँढता रहेगा जब तक उसे नहीं मिलता। उसे पहला पेंडिंग बाय ऑर्डर यहाँ मिलेगा तो वो सेल की ट्रेड यहाँ खोलेगा। स्लिपेज मिल गई। 1 या 2 सेकंड के बाद दोबारा लिक्विडिटी ऐसे ही होती है। लेकिन ट्रेडर जो साहब हैं, न्यूज़ वाले, उनकी बाय यहाँ खुली है या उनकी सेल यहाँ खुली है और लिक्विडिटी वापस हो गई। आस्क प्राइस और बिड प्राइस फिर वहीं आ गई। अब जिसकी बाय खुली है, उसकी चलती हुई ट्रेड, उसकी खुली तो आज से थी, आज ही में आती। उसकी खुलती चलती हुई ट्रेड बिड से नज़र आती है, तो उसे लॉस नज़र आएगा? बिल्कुल नज़र आएगा। उसकी जो सेल ट्रेड यहाँ पे खुली थी, अब उसकी ट्रेड चलती हुई आस्क प्राइस से नज़र आएगी क्योंकि उसी से बंद होती है।
लॉस नज़र आएगा? नज़र आएगा। 1-2 सेकंड में ट्रेडर को पता भी नहीं पड़ता है हुआ क्या है और उनकी ट्रेड नेगेटिव में चल रही होती है। लगता है कि ब्रोकर गड़बड़ कर रहा है, लेकिन दर हकीकत उन्हें मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होता। उन्हें लिक्विडिटी वैक्यूम का नहीं पता होता कि लिक्विडिटी वैक्यूम इस वजह से क्रिएट किया जाता है ताकि आप न्यूज़ पर ब्रैकेट ऑर्डर के साथ काम ना कर सकें। वजह? ब्रैकेट ऑर्डर से पैसा बनाना बहुत अगर अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं होता तो ब्रैकेट ऑर्डर से पैसा बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है ना। बहुत ज़्यादा आसान है। अगर लिक्विडिटी वैक्यूम नहीं क्रिएट किया जाता, तो ज़ाहिर-सी इतनी आसानी से कोई पैसा थोड़ी बनाने देता है कि बिल्कुल हलवा की तरह आप पैसा निकालें। इस तरह होने लगा तो पूरी दुनिया के हर बंदा ही न्यूज़ पे काम करके पैसा निकालेगा और वो इंटरबैंक मार्केट के बैंक की जेब से जाएगा, तो इस वजह से लिक्विडिटी वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। लिक्विडिटी की तीसरी कंडीशन कहलाती है लिक्विडिटी क्लस्टर्स, यानी आस्क प्राइस जो कि एक पेंडिंग सेल ऑर्डर है और इससे ऊपर लगे हुए पेंडिंग सेल ऑर्डर, ये जनरली बहुत बड़ी तादाद में नहीं होते, लेकिन किसी एक जगह पे पहुँच के ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। इनका गुच्छा होता है, जिसे इसलिए क्लस्टर कहा जाता है। इसी तरह बिड प्राइस जो कि एक पेंडिंग बाय ऑर्डर है, इससे लगे हुए नीचे जितने भी पेंडिंग बाय ऑर्डर हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में नहीं होते, लेकिन किसी जगह जाके ये बहुत बड़ी तादाद गुच्छे की सूरत में मौजूद होते हैं। अब लिक्विडिटी इतना मज़ेदार कॉन्सेप्ट है ना कि जब ये नहीं है तो आपकी ट्रेड ही नहीं खुलती, को स्लिपेज मिल जाती है। जब ये होती है तो आपकी ट्रेड को चलने में मदद देती है क्योंकि आप जो भी बाय ट्रेड लगा रहे हो, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है पेंडिंग सेल ऑर्डर की, तो सेल ऑर्डर है तो आपका बाय खुल रहा है और पूरी दुनिया से ट्रेडर्स ट्रेड करते जा रहे हैं। यहाँ पे पहुँच के यही लिक्विडिटी जो नहीं होती तो ट्रेड नहीं खुलती, होती है तो ट्रेड खुलती है और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है। क्यों? मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर 1 लाख ऑर्डर है, यहाँ पे 1 लाख पेंडिंग सेल ऑर्डर मौजूद हैं, तो अगर बायर ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है? बायर अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तो उन्हें 1 लाख पेंडिंग सेल ऑर्डर के मुकाबले में 1 लाख से ज़्यादा मार्केट बाय ऑर्डर लाने पड़ेंगे तब जाके ऊपर जा सकते हैं। अमूमन इतनी एफर्ट नहीं करते फर्स्ट टाइम में, तो करते क्या है जिन्होंने बाय किया था अपनी ट्रेड्स को यहाँ पे सेल कर देते हैं, प्रॉफिट टेकिंग लगते हैं। यही वजह होती है कि प्राइस ऊपर जाके नीचे आ जाती है और हम कहते हैं देखो मार इसने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस में ये क्लस्टर रेजिस्टेंस लेवल कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडर सेल कर रहे हैं, तो ये लिक्विडिटी उनकी सेल ट्रेडर को खुलने में मदद दे रही है। जब ये नहीं थी, तो स्लिपेज मिल रही थी, ऑर्डर खुल ही नहीं रहा था। अब है तो उसे मदद दे रही है। लेकिन जैसे ही किसी एरिया में ऐसे पहुँचेगी जहाँ पे मिसाल के तौर पे 1 लाख ऑर्डर लगे हुए हैं, तो यही लिक्विडिटी जो हेल्प दे रही थी, ये अब प्राइस को रोकेगी। क्योंकि कुछ जो सेलर्स हैं, उनको अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 1 लाख ऑर्डर लगा हुआ है, पेंडिंग बाय ऑर्डर के सूरत में, क्लस्टर की सूरत में, तो उन्हें 1 लाख से ज़्यादा मार्केट सेल ऑर्डर चाहिए एरिया क्रॉस करने के लिए। अमूमन वो इतनी एफर्ट नहीं करते हैं, तो अपनी ट्रेड बंद कर देते हैं। सेल ट्रेड बाय से बंद होती है, इसी वजह से मार्केट यहाँ से पलटती है। हम कहते हैं देखो मार्केट तो सपोर्ट लेवल से मार्केट उठ गई। तो ये दरअकीकत सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं? ये लिक्विडिटी क्लस्टर्स होते हैं। तो ये थी लिक्विडिटी की 3 कंडीशंस जो आपको समझ में आनी चाहिए ताकि आप किसी भी मेथड को कामयाबी से ट्रेड कर सको। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स मार्केट मेकर की। ये कौन थे होते हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं? इंटरबैंक मार्केट के बैंक होते हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनको लिक्विडिटी प्रोवाइडर के अलावा मार्केट मेकर भी कहा जाता है। हमारे यहाँ एक बेवकूफ़ी क्या है, फेसबुक पे
सो कॉल्ड कुछ गुरु बने हुए हैं, टीचर बने हुए हैं, जिनको यही नहीं पता कि मार्केट मेकर का फंक्शन होता क्या है। वो मार्केट मेकर को इतना बुरा बना के पेश करते हैं, इतना बुरा बना के पेश करते हैं, नए आने वाला समझता है मार्केट मेकर तो कोई चोर, डाकू या लुटेरा है, जो लूटने के लिए बैठा हुआ है। जो बताने वाले हैं उनको भी नहीं पता कि मार्केट मेकर होता है क्या, इसका फंक्शन क्या होता है। सुनने वाले तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो भी बेचारे कहीं से सुन-सुना के मार्केट मेकर से एक नफ़रत का कॉन्सेप्ट पैदा कर लेते हैं। हकीकत में तो मार्केट मेकर का मतलब होता है मार्केट बनाने वाला, मेकर। वो मार्केट बना रहा है तो आप उसमें काम कर रहे हो, और वो मार्केट बनाएगा ही नहीं तो आप काम कैसे करोगे उसमें? कैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दी हुई है। एक बंदा है, वो कैटल फार्म है, लेट्स से उसके पास भैंसें हैं जितनी भी, मान लो 15, 20, 30, और वो 500 लीटर रोज़ाना दूध प्रोड्यूस करती हैं। अभी क्या करेगा? डेफ़िनिटली जाके कहीं न किसी को तो बेचेगा। ये मार्केट में जाता है और उसे कोई दुकान ही नहीं मिलती, कोई शॉप ही नहीं मिलती, जो इससे इसका सारा दूध खरीद ले। परेशान होगा, क्योंकि इतना सारा दूध नहीं तो ज़ाया जाएगा। मार्केट में कोई दुकान ही नहीं है। और मैं भी एज़ ए बायर, अगर मुझे रोज़ाना 2 लीटर, 1 लीटर चाहिए, तो मैं जाता हूँ और मुझे तो कोई दुकान नहीं मिलती, तो मैं भी परेशान होऊँगा कि कहाँ से दूध खरीदूँ। अब ये लाज़मी नहीं है कि मैं जब जाऊँ तो ये बैठा हुआ हो वहाँ पे, या इसका अगर कैटल फार्म बहुत दूर है तो मैं वहाँ तो नहीं जाने वाला। हम दोनों को प्रॉब्लम होगी। ऐसे में अगर कोई उस मार्केट में आके एक दूध की दुकान खोल लेता है और वो कहता है कि यार, मुझे जितना भी तुमने उम, बेचना है मैं ₹95 पे खरीदूँगा, और जितना भी तुमने मुझसे खरीदना है मैं ₹100 पे बेचूँगा। वो अपनी बाय प्राइस और सेल प्राइस लगा के बैठ जाता है। ये दरमियान का जो स्प्रेड है ये उसका मुनाफ़ा है। अब ये जो कैटल फार्म का मालिक है, ये अपना पूरे का पूरा दूध उसे ₹95 में बेच देगा, ठीक है? इसके पास यकीनन स्टोरेज फैसिलिटी होगी। मैं जाता हूँ 2 लीटर लेने के लिए तो वो मुझे ₹100 पर लीटर के हिसाब से चार्ज करेगा, ₹5 अपने जेब में रखेगा। क्या हमें उस दुकान वाले से नफ़रत करनी चाहिए? ये तो मार्केट मेकर है। अरे वो है, तो बायर भी फ़ायदा उठा रहा है, सेलर भी फ़ायदा उठा रहा है। वो नहीं है, तो दोनों परेशान हैं कि हम लाज़मी नहीं दोनों एक-दूसरे से मिल जाएँ। वो दरमियान का फ़र्क तो रखेगा। तो दरहकीकत मार्केट मेकर्स का काम ये होता है, लिक्विड प्रोवाइडर्स का, कि वो मार्केट क्रिएट करते हैं। उनकी वजह से ही तो हम ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी भी ट्रेडें तो खुल रही होती हैं, लेकिन ये अपनी ट्रेडों को हेज रखते हैं, ताकि मार्केट किसी तरफ भी मूव करे, इनको खतरा ना हो, और दोनों तरफ से बाय और सेल, दोनों तरफ से स्प्रेड ये लेते हैं। अभी अपनी ट्रेड हेज कैसे करते हैं, लिक्विडिटी क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे एक अमेरिका से एक बिज़नेसमैन आता है, जर्मनी गाड़ियाँ खरीद ले बीएमडब्ल्यू से, 100 गाड़ियाँ खरीद ले, और हम एक मिसाल ले लेते हैं कि $200 मिलियन टोटल प्राइस है 100 गाड़ियों की, कोई स्पेशल वर्ज़न है। बीएमडब्ल्यू ने कहती है कि जी आप हमें यूरो में पे करें, उसके पास हैं डॉलर्स, तो क्या करेगा, किसी जर्मन बैंक के पास जाएगा, उसे कहेगा जी डॉलर मुझसे ले लो, यूरो मुझे दे दो, और जो स्प्रेड चार्ज करना है आप चार्ज कर लो। बैंक स्प्रेड चार्ज करेगा, उससे डॉलर खरीद लेगा, यूरो उसे बेच देगा। वो पेमेंट करेगा, गाड़ियाँ शिप कराएगा, अमेरिका चला जाएगा। लेकिन ये जर्मन बैंक अब किस प्रॉब्लम में आ गया? इसने $200 मिलियन के यूरो बेच दिए। तो दरहकीकत इसने किया क्या है? इसने यूरो यूएसडी पे सेल पोज़ीशन ले ली है, कि देखो उसने यूरो को सेल किया है ना, और यूएसडी को बाय किया है। यूरो को सेल किया, तो हम जब यूरो यूएसडी पे सेल का बटन दबाते हैं तो यही तो हो रहा होता है, यूरो सेल हो रहा होता है, यूएसडी बाय हो रहा होता है। इसका मतलब है $200 मिलियन की सेल में आ गया ये। अब ये प्रॉब्लम में आ गया ना, क्योंकि इसका रिस्क एक्सपोज़ हो गया है। अब इसने हुआ है सेल किया हुआ है।
अगर यूरो यूएसडी ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो उसे नुकसान होगा ना। तो फॉरेन क्या करेगा, फॉरेन ट्रेड को हेज करने की कोशिश करेगा। अगर ये सेल में बैठा हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, फॉरेन फॉरेक्स मार्केट में जाएगा और बाय की लिक्विडिटी देगा, क्योंकि ये तो सेल में बैठा हुआ है। तो ये पेंडिंग बाय ऑर्डर, ये बहुत करीब करीब बिड ऑर्डर लगाएगा, ताकि पूरी दुनिया से जो लोग सेल कर रहे हैं उन्हें खरीदता रहे। इसके बिड ऑर्डर्स बहुत ही कंपिटिटिव होंगे, ठीक है। और ये लगाता रहेगा पेंडिंग पेंडिंग बाय ऑर्डर, ताकि जैसे ही इसकी $200 मिलियन की बाय पूरी हो, इसका रिस्क हैज हो जाएगा। अब इसने जो $200 मिलियन की इस बिजनेसमैन को इसने इसके साथ हेलो एक्सचेंजिंग की थी, वहां भी उसने पैसा कमाया। और फॉरेक्स मार्केट में जो उसने $200 मिलियन की लिक्विडिटी दी, वहां भी तो दोनों तरफ से उसने पैसा कमाया। तो दर हकीकत ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स या मार्केट मेकर यही काम कर रहे होते हैं। अपनी बाय पे भी स्प्रेड खाते हैं, सेल पे भी खाते हैं, और अपनी ट्रेड्स को हेज रखते हैं। तो दर हकीकत मार्केट मेकर्स का ये फंक्शन होता है। वो हमारी इतना ट्रेड नहीं कर रहे होते जैसे हम ट्रेड कर रहे होते हैं, कि जी बाय लगा दी है, वो बाय में जाएगी तो प्रॉफिट होगा। ये इस तरीके से काम नहीं कर रहे होते ऑपरेट कर रहे। लेकिन जैसे अब आप फेसबुक पे अक्सर देखोगे कुछ लोग इनको बड़े अजीब व गरीब और फनी अंदाज में पेश कर रहे होते हैं। वजह ये होती है, जो बताने वाला होता है उसे सब लगता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता। एक गलत कॉन्सेप्ट नए लोगों के जहन में डाल देता है, अपनी कम इल्मी की वजह से। जी। अभी तक हमने लिक्विडिटी की 3 कंडीशन सीखी हैं, और उस लिक्विडिटी को मुहैया करने वाले, प्रोवाइड करने वाले लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और मार्केट मेकर्स का थोड़ा-सा हमने तारुफ लिया है। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि जो प्राइसेज़ हमारे पास आ रही होती है ना, ये किस तरह से अरेंज हुई हुई होती है। इसको मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ। ये एक एफिशिएंट मार्केट होती है, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है? हमारे पास बड़ी इनएफिशिएंट मार्केट भी होती हैं, गैर मौसर। मिसाल, एक बकरा मंडी की मिसाल अगर हम दी जाए, अक्सर ऐसा होता है ना, इनएफिशिएंट मार्केट का प्रॉब्लम क्या होता है? आप गए, आपने बकरा खरीद लिया जी ₹80,000 का, बकरा ईद आने वाली है। 2 दिन के बाद आपके बच्चों ने आके बताया जी, बराबर वाले अंकल तो ₹60 का 60,000 का खरीद के लाए हैं और हमसे भी अच्छा बकरा खरीद के लाए हैं। हमें ज़हन में पहले ही बात क्या आएगी, ओहो! शायद हमने जल्दी में महँगी चीज़ उठा ली। अगर हम जल्दी नहीं करते, बहुत सारे स्टॉल घूमते, तो हमें अच्छी चीज़ मिल जाती। ये एक गैर मौसर मार्केट की एग्ज़ाम्पल है, इनएफिशिएंट मार्केट की, कि बायर को अच्छी डील के लिए मार्केट में मौजूद सारे सेलर के पास बारी-बारी जाना पड़ेगा। उनसे प्राइसेज़ लेनी पड़ेगी, तभी जाके उसको समझ में आएगा कि कौन-सा सेलर अच्छा है। एफिशिएंट मार्केट में ऐसा नहीं होता। चाहे मार्केट में हज़ारों, लाखों की तादाद में सेलर हों, एफिशिएंट मार्केट में बायर को पहले से पता होता है कि सबसे सस्ती और अच्छी डील कहाँ पे है। टाइम ज़ाया नहीं करता। ये एफिशिएंट मार्केट उसका टाइम ज़ाया नहीं होने देती। तो बारी-बारी वो सारे शेयर के पास जाए। इसी तरह इसको उलट कर लो, कि जिसने आपको 80,000 का बकरा दिया था, जो ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो तो खुश होगा। लेकिन जिसने 60,000 में अपना ताज़ा सेहतमंद बकरा बेच दिया, वो अफ़सोस में होगा कि यार अच्छी डील नहीं मिली। उसका दोस्त या साथी मशवरा देगा कि तुमने जल्दी कर दी, अभी तो मार्केट में बायर आ रहे थे। बहुत सारे बायर्स आने के बाद अगर तुम सेलेक्ट करते, तुम्हें पता चल जाता कौन-सा बायर तुम्हारे सामान की, तुम्हारी प्रोडक्ट की, तुम्हारे बकरे की कितनी ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार है। अब इसमें ये भी इनएफिशिएंट मार्केट की मिसाल है, गैर मौसर, क्योंकि उस स्टॉल वाले को पता नहीं कितने बायर्स का इंतज़ार करना पड़े, 10, 20, 40, 50, 100, 60, 70 एक बकरा बेचने के लिए, उसका भी टाइम ज़ाया होगा। ये भी एक गैर मौसर मार्केट की मिसाल है कि मौसर मार्केट में क्या होगा, उसको एक लम्हे से भी कम में पता होगा कि सबसे महँगी प्राइस देने वाला कौन है और कहाँ पे। तो आइए इसी मार्केट को ना हम एक गैर मौसर मार्केट है, इसी मार्केट को हम मौसर बनाते हैं, तो देखें किस प्रोसेस से हम गुज़रते हैं। या मिसाल में हम
जानवरों को हटा के यूरो रख लेते हैं कि यूरो की खरीदो-फरोख्त हो रही है और इस मार्केट का, इस मंडी का मालिक मुझे एज़ एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट हायर करता है और कहता है, "जी, हमारी मार्केट को आप मौसर बनाएँ, ताकि तिजारत तेज़ हो और प्रॉफ़िट ज़्यादा हो।" क्योंकि जितनी ज़्यादा तिजारत होगी उतना बेहतर होगा। तो मैं जाता हूँ और लाउड स्पीकर या माइक हाथ में पकड़े कहता हूँ, "जी" पहले मैं मैदान में उस मैदान में एक बड़ी-सी लकीर लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ, "जी, सारे सेलर एक तरफ आ जाओ, और सारे बायर एक तरफ आ जाओ। आपस में मिक्स नहीं होना, अलग-अलग आ जाओ।" सब अलग आ जाते हैं। अब मैं इसको एफिशिएंट बना रहा हूँ। अब मुझे सेलर या बायर के किसी एक के पर्सपेक्टिव से पहले मुझे मार्केट को एफिशिएंट बनाना है। तो बायर का मैं चूज़ करता हूँ, बायर क्या चाहता है? सबसे सस्ता सेलर। अब मुझे सबसे सस्ता सेलर ढूँढना है। मैं ऐलान करता हूँ सेलर के पास जाके, जी सबसे सस्ता सेलर कौन-सा? कौन है जो सबसे सस्ता यूरो बेचने के लिए तैयार हो? कुछ लोग आके कहते हैं, जी हम 56 रुपीज़ में बेचने के लिए तैयार हैं। क्या मैं यकीन कर लूँगा कि सबसे सस्ता सेलर है? यकीनन नहीं। हो सकता है इससे भी सस्ता हो। मैं दोबारा कहूँगा कि जी ₹56 से सस्ता कोई यूरो बेचने के लिए तैयार है? कुछ लोग कहते हैं जी 55 में बेचने के लिए तैयार है, 55 रुपीज़ में। लो जी, एक सस्ता सेलर आ गया। क्या मैं यकीन कर लूँगा कि 55 वाला ही सबसे सस्ता है? नहीं। फिर ऐलान करूँगा, इससे कोई सस्ता चमन वाले आ जाते हैं, फिर इससे कोई सस्ता 53 वाले आ जाते हैं। क्योंकि मुझे मुसलसल सस्ता सेलर मिलता जा रहा है, मैं जाता रहूँगा। फिर ऐलान करता हूँ, इससे कोई सस्ता 52 वाले आ जाते हैं, ₹52 वाले आ जाते हैं। फिर मैं ऐलान करूँगा, इससे कोई सस्ता कोई नहीं आता। एक बार फिर ऐलान करूँगा, और कोई इससे सस्ता हो जो ₹52 से भी सस्ता यूरो बेचने के लिए तैयार हो, कोई नहीं आता। तीसरी और आखिरी दफ़ा ऐलान करता हूँ, और कोई है तो बताएँ। जब कोई नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं ₹52 को ही सबसे सस्ता सेलर मान लूँगा, सबसे, यानी ये बंदा 110 यूरो बेचने के लिए तैयार है ₹52 पे, ये 92 यूरो बेचने के लिए तैयार है ₹52 पे, सारे सेलर हैं, ये सारे सेलर्स हैं। ये बंदा 85 यूरो बेचने के लिए तैयार है ₹52 पे, और ये 76 यूरो बेचने के लिए तैयार है ₹52 पे। मैं इनको लाइन में खड़ा करूँगा, उनके आगे ₹52 का बोर्ड लगाऊँगा, उस पे ऑफर प्राइस लिख दूँगा, यानी ऑफर प्राइस क्या होती है? सबसे सस्ता सेलर। अब इससे नीचे का सस्ता तो मुझे मिला ही नहीं, तो मैं चाहूँगा कि ऊपर वाले हैं, मैं उनको अलाइन कर दूँ। वो 53 वाले आ जाओ, उनको लाइन में खड़ा किया, बोर्ड लगा दिया, 54 वालों को लाइन में खड़ा करके बोर्ड लगा दिया, 55 वालों को लाइन में खड़ा करके बोर्ड लगा दिया, और 56 वालों को लाइन में खड़ा करके बोर्ड लगा दिया। अब चाहे लाखों की तादाद में हो ये सेलर, लेकिन बायर के हिसाब से मार्केट मौसर हो गई है, एफिशिएंट हो गई है। चाहे लाखों की तादाद में, बायर को अच्छी तरह पता है कि सबसे सस्ती डील ये है, और वो अगर बाय करना चाहेगा तो यहाँ पे बाय करेगा। अब बायर के हिसाब से मार्केट ठीक हो गई है, एफिशिएंट हो गई है। अब हम सेलर के हिसाब से मार्केट को एफिशिएंट करते हैं। सेलर क्या चाहते हैं? महँगा बायर। तो अभी सेलर के लिए मुझे महँगा बायर ढूँढना पड़ेगा। मैं फिर ऐलान करता हूँ बायर की तरफ आगे, सबसे महँगा बायर कौन है भई? 46 वाले आ जाते हैं। यकीनन मैं यकीन नहीं करूँगा कि यही मैं सबसे महँगा है। मैं कहूँगा और कोई, 47 वाले आ जाते हैं, और कोई इससे महँगा बायर 48 वाले आ जाते हैं, और कोई इससे महँगा बायर 49 वाले आ जाते हैं। मुझे मुसलसल महँगे बायर मिलते जा रहे हैं, मैं ढूँढता चला जाऊँगा। इससे कोई महँगा 50 वाले आ जाते हैं, इससे कोई महँगा कोई नहीं आता। दोबारा ऐलान करता हूँ, इससे महँगा कोई नहीं आता। फिर तीसरी बार ऐलान करता हूँ, इससे कोई महँगा बायर है? बताएँ, कोई नहीं आता, तो मैं मुझे पता लग जाएगा जी ₹50 वाला इस वक़्त सबसे महँगा बायर है। मैं क्या करूँगा? उनको लाइन में खड़ा करूँगा, ये बायर 100 यूरो खरीदने के लिए तैयार है ₹50 पे, ये 80 यूरो खरीदने के लिए तैयार है ₹50 पे, ये 120 यूरो खरीदने के लिए तैयार है ₹50 पे, और ये 95 यूरो खरीदने के लिए तैयार है ₹50 पे। मैं इनको लाइन में खड़ा करूँगा, इनके आगे ₹50 का बोर्ड लगाऊँगा और बिड प्राइस लिख दूँगा, यानी बिड प्राइस क्या है? सबसे महँगा बायर।
महंगा पेंडिंग बाय ऑर्डर कह लो या बायर। इससे ऊपर तो महंगे तो मुझे मिले नहीं। तो इससे नीचे वाले इससे सस्ते 49 वाले आ जाओ, उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया, 48 वाले, 47 वाले और 46 वाले। अब ये मार्केट एक एफिशिएंट मार्केट बन गई है। हमने इसे गैर मौसर मार्केट से मौसर मार्केट बना दिया। तो मौसर मार्केट की पहचान क्या होती है? दोबारा बताता चलूं। सेलर्स को महंगा बायर ढूंढने के लिए सारे बायर के पास बारी बारी जाना नहीं पड़ता, बल्कि उसे एग्जैक्टली पता होता है कि सबसे महंगा बायर कौन सा है। इसी तरह बायर को भी चाहे लाखों की तादाद में सेलर हो, बायर को बारी बारी हर किसी के पास जाना नहीं पड़ता। उसे उसे 1 सेकंड से भी कम वक्त में पता होता है कि मेरी सबसे सस्ती डील कहाँ पड़ी है। तो फाइनेंशियल मार्केट जो हमारे पास प्राइसिंग आ रही होती है, ये एफिशिएंट मार्केट होती है। ना बायर का टाइम जाया, ना सेलर का टाइम जाया। अच्छा ये बताएं, क्या इस हालत में मार्केट ट्रेड होगी? क्या इस हालत में ट्रेडिंग हो सकती है? कोई जो आमने सामने नजर आ रही है, इस हालत में ट्रेडिंग हो सकती है? तिजारत होगी इस हालत में? नो। अच्छा इस हालत में तिजारत नहीं होगी। तिजारत के लिए 5 कंडीशन होना बहुत जरूरी है। पांचों में से कोई एक कंडीशन। इसको ऐसे समझ लो, और आसान करने के लिए, ये सेलर है, ये अपना घर बेच रहा है 52 लाख रुपए में, और ये बायर है, ये घर खरीदने में तैयार है कि 50 लाख में घर खरीदूंगा। ऐसे समझ लो, ये सेलर है, अपना घर बेच रहा है 52 लाख का। ये बायर है, ये बोली लगा रहा है कि जी मैं ज्यादा तुम्हें 50 लाख दे सकता हूँ। क्या सौदा होगा? नहीं होगा। वो 52 पे अड़ा हुआ, ये 50 पे, कभी सौदा नहीं होगा। सौदे की 5 कंडीशन है, 5 में से कोई एक कंडीशन होगी तो सौदा हो जाएगा। क्या? या तो ये और ये दोनों 51 लाख पे एग्री कर जाए। सेलर की अच्छा चल यार 51 दे दे, वो कहता है चल ठीक है 51 ले ले। सौदा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या सौदा होगी? कि बायर इनमें दोनों को जल्दी किसको है, कौन एग्रेसिव है। अगर बायर एग्रेसिव है ना, तो ये अपनी 50 की जिद छोड़ देगा, इसे घर पसंद आ गया है, कहेगा चल यार तू जिद कर रहा था 52 में ही दे दे। तो बायर अपनी बिड से हटके दूसरे की ऑफर एक्सेप्ट करेगा, तो सौदा हो जाएगा। या मतलब बायर को कोई जल्दी नहीं है, सेलर को बहुत जल्दी है अपने घर बेचने की। सेलर को अपना घर बेचने की जल्दी है, तो वो अपनी 52 की जिद छोड़ के कहेगा चले अच्छा 50 में ही ले ले मुझसे। तो सौदा हो जाएगा। यानी 3 कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या है? कि ये 52 की रट लगा के बैठा है, ये कहता नहीं 50 से ऊपर नहीं जाऊंगा। कोई बाहर से चलता फिरता बायर आ गया और उसने क्या कि चलो यार तू मुझे 52 में, तू मुझे दे दे, तो ये भाई साहब तो यहीं बैठे रहेंगे, वो घर ले जाएगा, तो सौदा हो जाएगा। पांचवी कंडीशन क्या है? ये तो अपना घर 52 से कम बेच नहीं रहा, कोई और सेलर होता है, वो अपना वैसा ही घर कहता है यार तू मुझे 50 दे दे। इन दोनों में सौदा हो जाता है। तो ये 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन होना जरूरी है सौदा होने के लिए। अब जिस तरह मार्केट खड़ी हुई है, ऐसे ऐसे सौदा नहीं होगा। इसी में एक और कॉन्सेप्ट है जो अ, बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली एक सवाल है, कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं इसे मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन कहता हूँ, क्योंकि आज तक इसका किसी ने भी मुझे इसका सही जवाब नहीं दिया। क्योंकि मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर जानने वाला ही सही जवाब दे सकता है। अब तो खैर बहुत से लोग जानते हैं, शुरू शुरू में तो कोई जवाब नहीं दे सकता था। ये हमेशा मेरे सवाल ज़हन में आता था कि यार मार्केट में हर वक़्त बाइंग और सेलिंग बराबर होती है, फिर प्राइस ऊपर-नीचे क्यों मूव करती है? बाइंग सेलिंग हर वक़्त बराबर होती है। हम कहते हैं बाइंग ज़्यादा होगी मार्केट ऊपर चलेगी, नहीं, गलत है बात। सेलिंग ज़्यादा होगी मार्केट नीचे चलेगी, नहीं, गलत है। बाइंग सेलिंग हमेशा बराबर होती है। कैसे?
एक डीलर है, उसके पास 100 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उसने 20 बेची तो 20 किसी ने खरीदी तो उसने बेची ना। अगले दिन उसने 50 बेच दी। तो भाई उसने 50 बेची तो किसी 50 ने खरीदी भी होंगी। बाइंग सेलिंग तो बराबर हो गई। जितनी चीज़ बिक रही होती है, उतनी चीज़ खरीदी जा रही होती है। अगर वो चीज़ खरीदी नहीं गई तो वहीं पड़ी हुई होगी। तो बाइंग सेलिंग हर सूरत में बराबर होती है। हाँ, इस सवाल को हम समझेंगे कैसे? मैं आपको समझाऊँ। मिसाल के तौर पे सेलर भी अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, बायर भी अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है। कोई और बायर आता है जिसको बहुत जल्दी है ये यूरो खरीदने की। वो एक ऑर्डर लगाता है और ये जो सेलर होता है इससे सारे यूरो ये ₹52 में खरीद लेता है। आप ज़रा नोटिस करो कि 110 यूरो बेचे गए और 110 यूरो ही खरीदे गए। बाइंग सेलिंग बराबर। एक और ऑर्डर मारता है और ये 92 यूरो खरीद लेता है। अब 92 यूरो ही सेलर ने बेचे और 92 यूरो ही बायर ने खरीदे। बाइंग सेलिंग बराबर। फिर ये 85 यूरो खरीद लेता है। सेलर ने 85 यूरो बेचे, बायर ने 85 ही खरीदे। फिर ये 76 यूरो खरीद लेता है। सेलर ने 76 बेचे और बायर ने 76 ही खरीदे। बाइंग सेलिंग बिल्कुल बराबर। जितनी चीज़ें बेची जा रही हैं, उतनी खरीदी जा रही है। लेकिन अब होगा क्या? गौर से सुनना। ऑफर प्राइस क्या होती है? सबसे सस्ता सेलर। यहाँ तो कोई बचा ही नहीं। अब सबसे सस्ता सेलर ₹53 पे मौजूद है। जो सबसे सस्ते सेलर्स हैं, वो ₹53 पे मौजूद हैं। तो ऑफर प्राइस अब यहाँ से खत्म होके ऑफर प्राइस ये बन जाएगी। ऑफर यास प्राइस। ठीक है? अब बायर ने 1 यूरो की भी ट्रेड लगाई ना, वो उसकी यहाँ पे खुलेगी। ये सेलर उसे बेच रहा होगा। देखो प्राइस 1 पे मूव कर गई, बाइंग सेलिंग बराबर है। प्राइस फिर भी मूव कर गई ऊपर। मिसाल के तौर पे 83 यूरो भी खरीद लेता है, 77 भी खरीद लेता है, 63 भी खरीद लेता है, 58 भी खरीद लेता है, बाइंग सेलिंग फिर बराबर। लेकिन अब ऑफर प्राइस यहाँ चली जाएगी क्योंकि यहाँ तो कोई सस्ता सेलर बचा ही नहीं। अब सबसे सस्ते सेलर यहाँ पे हैं। तो आपने देखा ये बायर धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। बाइंग सेलिंग बराबर है, लेकिन प्राइस ऊपर मूव कर रही है। तो इसका सही जवाब ये होता है जो एग्रेसिव होता है ना प्राइस उसके साइड में मूव करती है। अगर बायर जो है उन्हें जल्दी है और वो ऑफर या आस्क प्राइस को जो भी ऑफर आस्क प्राइस आ रही है उसके बार-बार एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी हिट कर रहे हैं, ट्रेड लगा रहे हैं, तो प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अगर सेलर जा रहा है ना और वो बिड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो ये याद रहे जो भी जारहाना होता है, प्राइस उसके साइड में मूव कर रही होती है। दूसरा पैसिव होता है और जो एग्रेसिव होता है प्राइस उसके साइड में मूव कर रही होती है। आखिर में स्लिपेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट दे भी दिया है लिक्विडिटी क्लास में, लिक्विडिटी के सेक्शन में कि लिक्विडिटी नहीं होती तो हमारे ऑर्डर खुलते नहीं है। सिचुएशन कैसी होती है न्यूज़ से पहले मैं आपको दिखा दूँ। न्यूज़ आने में अभी एक 2 सेकंड रह गए हैं, तो मार्केट इस तरह से नज़र आ रही होगी। 1 सेकंड रह गया, जैसे ही आधा सेकंड रहता है वो क्या करते हैं वो ये सारी लिक्विडिटी हटा लेंगे। ये सारी ऑर्डर्स हटा लेंगे, ठीक है? और लिक्विडिटी कुछ इस तरह नज़र आएगी। यहाँ पर कुछ है ही नहीं। वैक्यूम। सबसे सस्ता पेंडिंग सेल ऑर्डर ये है तो ये ऑफर प्राइस हो जाएगी, सबसे महँगा पेंडिंग बाय ऑर्डर ये है तो ये बिड प्राइस हो जाएगी, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब चाहे जितने भी ऑर्डर लगा लो, ब्रैकेट ऑर्डर ने खुलना ही नहीं है। वो ऑर्डर आप यहाँ लगाओगे, उन्हें खुलना यहीं पे है। यहाँ लगाओगे, उन्होंने खुलना यहीं पे। तो लिक्विडिटी वैक्यूम की वजह से स्लिपेज मिलती है। मार्केट में जब भी लो लिक्विड कंडीशन होती है और एक आखिरी पते की बात बताऊँ, मैं आपके सवाल लूँगा। हमें कैसे पता लगेगा कौन सी मार्केट लिक्विड है? स्प्रेड से। ये देखो यहाँ पे यहाँ पे लिक्विडिटी है ना, स्प्रेड छोटा है। यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, स्प्रेड बड़ा हो गया। तो ये देखिए स्प्रेड
तो स्प्रेड जो है वो देखिए लिक्विडिटी का इंडिकेटर होता है। अब सबसे छोटा स्प्रेड किसका होता है? यूरो का। तो अंदाज़ा लगा लें यूरो में पूरी फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यूरो के अंदर है। जिस पेयर की भी लिक्विडिटी हाई रहती है ना, उसका स्प्रेड छोटा रहता है। अगर स्प्रेड बड़ा हो गया, तो समझ लें किसी भी पेयर में उसका स्प्रेड बड़ा है, तो समझ लें उसकी लिक्विडिटी कम है। तो इसलिए हमेशा हाई लिक्विड पेयर में काम करो। वजह स्प्रेड छोटा होता है, आपकी कॉस्ट कम आती है। आप ब्रोकर को कम पैसे पे करते हो या डीलर को कम पैसे। तो हमेशा हाई लिक्विड पेयर में काम करें। हाई लिक्विड पेयर कौन से होते हैं? जिनका स्प्रेड सबसे छोटा होता है। आज का अपना यहीं पे खत्म हुआ। प्लीज़ pakistan.supportxm.com पे ईमेल करके ज़रूर बताएँ कि आपको वेबिनार कैसे लग रहे हैं। और साथ-साथ मैं आपको बताता भी चलूँ, 20 तारीख को गोल्ड पे एक स्पेशल वेबिनार हो रहा है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा, लाइव अकाउंट चाहिए। और एक्सएम ने हेवी बाइक की प्रमोशन स्टार्ट की हुई है पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक एक 250 सीसी बेनेली की बाइक है और 2 150 सीसी बेनेली की बाइक्स हैं। 3 इनामात हैं। उनकी वेबसाइट के ऊपर शराइत ज़ाबित जो है वो हैं कि आप कैसे इस कुरानंदाज़ी में हिस्सा ले सकते हैं। और अब मैं आपसे अब मैं आपकी सवाल देता हूँ। डिमांड किसी पैसिफिक नहीं है, तो ये एक जनरल सा आंसर होता है। मुझे डिटेल में आंसर जो मैंने आपको बताया। ये मार्केट फ़ोर्स की ताकत से चलती है, एग्रेसिव होता है, फ़ोर्स की ताकत नहीं जिसकी जो एग्रेसिव होता है। वर्षा पटेल कहते हैं, सर आज बहुत कन्फ्यूज़ हूँ मैं। आपने पहले किसी वेबिनार में बताया था कि हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स एनालिसिस कर लेना चाहिए, लेकिन आज आफ्टरनून में आपने बोला कि जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड सेटअप मिले तो हमें ले लेना चाहिए, ऊपर-नीचे टाइम फ्रेम में नहीं। मैंने मैंने ये बताया था कि आपको ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग आप 2-3 टाइम फ्रेम में नहीं देख सकते। हर टाइम फ्रेम की ट्रेंडिंग अलग होती है। मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको ये देखना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ लगे हुए हैं, ठीक है? मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखने होते हैं, ठीक है? एक चीज़, दूसरा डेली में अप ट्रेंड है और 1 आवर में डाउन ट्रेंड है, तो फिर डाउन ट्रेंड ट्रेड नहीं करेंगे हम। ये होते हैं मल्टीपल एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या चल रहा है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ऊपर के टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा होता है हम उसके अगेंस्ट छोटे टाइम में उसके अगेंस्ट नहीं जाते, हम मैच करते हैं कि ऊपर के टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा है वही छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड चले तो हम फिर ट्रेड करेंगे। ये होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। शफीकुल इस्लाम कहते हैं थैंक्स। अनम कासिम कहते हैं आप डिफिकल्ट थिंग्स को भी बहुत ईज़ी कर देते हैं। थैंक यू, वेलकम अनम। कोशिश ये होती है आप लोगों को समझा दूँ, क्योंकि टीचर का काम ये होता है कि मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी ऐसे समझाना, ऐसी मिसालें देके बिल्कुल आम ज़िंदगी की, कि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएँ, ठीक है? तो कोशिश ये होती है कि मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी आसान करके समझाऊँ। किसी और का कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन हो? सबको सही समझ में आया है? कोई सी चीज़ समझ नहीं आया है? निसार सिंह कहते हैं थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। ऋषा पटेल वेरी वेरी थैंक्स सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू जनाब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। ईमेल ज़रूर कीजिएगा फीडबैक। फिर इंशाल्लाह जुम्मे के दिन मिलते हैं। कमरान खान कहते हैं सर जी कोई सवाल छोड़ते नहीं हैं आप, तो क्या पूछें? थैंक यू जनाब। सैयद अरफान तारिक कहते हैं थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कमरान खान। बस आप लोगों ने ईमेल पे फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है? फिर इंशाल्लाह जुम्मे को मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। जुम्मे की रात इसका पार्ट 2 होगा, ज़रूर देखिएगा। और मेरे कहते हैं थैंक्स सर, समझ आ गई। थैंक यू जनाब। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।